हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो काफ़ी डिमांड आ रही थी एक वीडियो की सिलेबस पर आईएससी सेमेस्टर 2 के लिए। तो आज हम इस वीडियो में पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें अपने सिलेबस की, तो जैसे कि आपको पता है कि सेमेस्टर 2 की जो यूनिट्स हैं वो हमारी ये हैं। क्या क्या है इसमें? केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये हमारे सेमेस्टर 2 की यूनिट्स हैं। अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में सीखेंगे, तो ये वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके मार्क्स के बारे में बात करें तो ऑलरेडी हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी अराउंड 25 मार्क्स की आने वाली है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अराउंड 7 to 8 मार्क्स रहने वाली है। ठीक है ना, और बाकी आपकी सर्फेस केमिस्ट्री और काइनेटिक्स से भी आपका 8 मार्क्स करीब का रहने वाला है ना। तो इस तरह से आपका पेपर रहने वाला है। अब पहली यूनिट से स्टार्टिंग करते हैं अपनी, जो है हमारी केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। अगर केमिकल काइनेटिक्स में बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो है मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। मतलब आपको पता होना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये सब पढ़ने की चीज़ें हैं, इनमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस जो जिस पर आएगा उसके लिए ऑलरेडी आपके पास एक वीडियो है ना, तो इसमें मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देन है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स, है ना। देन है रेट ऑफ द रिएक्शन। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, क्या है ये है हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर एक रिएक्शन है A+B गिव्स C+D, तो हमारी रिएक्शन किस रेट से जा रही है, उसके बाद रेट कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। रेट कांस्टेंट के क्या क्या नामों से जाना जाता है, अलग अलग रिएक्शंस के लिए क्या क्या रेट कांस्टेंट की यूनिट्स होती हैं। ठीक है ना, और रेट के एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो सब आपको पढ़ना है। तो डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब अगर एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी जो स्टोइशियोमेट्री है आपके रिएक्टेंट्स की, वह उसके अकॉर्डिंग ही आपके रेट का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से नहीं होता। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए किस तरह से हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम उन्हें लिखते हैं, ये जानना है। देन है डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन ग्राफिकली। ये भी पढ़ना है आपको कि किस तरह से ग्राफिकली हम रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है या सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है, तो किस तरह से हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं वो सीखना है। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो एक बार इस पार्ट में मैं समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहली चीज़ है रेट के बारे में आपको जानना है कि रेट क्या होती है। रेट ऑफ द रिएक्शन अगर हम बेसिक टर्म्स में बात करें तो इट इज़ बेसिकली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपॉन द टाइम टेकन। ठीक है ना, तो इस तरह ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से आपको रेट के बारे में जानना है। देन यूनिट क्या होती है आपकी, मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है, वो ये जानना है। उसके बाद आपकी एवरेज रेट क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और दोनों के एक्सप्रेशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पर। यानी कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रही है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो उसके लिए एक्सप्रेशन को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये आपको जानना होगा। देन इसके एक दो एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो आ जाता है आप किस तरह से रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर अपीयरेंस, फॉर डिसअपीयरेंस एंड फॉर ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन है आपकी A+B गिविंग C+D, और इसका कोई के करके जो है आपका रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का, तो हम किस तरह से अपना रेट लॉ लिखेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या बी या ए क्या होगी, रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, और ओवरऑल रेट क्या होगी। इस तरह के एक्सप्रेशन किस तरह से लिखने हैं वो हमें जानने हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जैसे कि कैलकुलेट करने को आ जाएगा, कैलकुलेट द एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, एंड आपको रिएक्शन गिवन होगी एंड आपको कैलकुलेट करना होगा, वो आना चाहिए। ठीक है, इस पार्ट में तो आपका ये था। नेक्स्ट
अब नेक्स्ट है आपका इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन और डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन ग्राफिकली किस तरह से हम रेट ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे वो पार्ट, और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, किस कौन कौन से फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं और आप ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करोगे वो चीज़ आ जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए a इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये आपका एक्सप्रेशन होता है। अगर आप वो आपसे ग्राफ बनवा ले a वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है ना, या ln वर्सेस a वर्सेस टाइम के बीच में, तो इस तरह से आप किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करोगे ये आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। देन फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, जैसे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ये सब आपको फैक्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। देन आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने में आएगा आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, आपका एक्टिव मास क्या होता है, एक्सप्रेशंस उसके, देन रेट लॉ के बारे, रेट कांस्टेंट की यूनिट, ठीक है ना, हर एक ऑर्डर के लिए। अच्छा, उसके बाद बात आती है आपकी ऑर्डर की बात आएगी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना, हर एक रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। जीरो ऑर्डर की क्या होती है, फर्स्ट की क्या होती है, सेकंड ऑर्डर की क्या होती है, हर एक के लिए एक्सप्रेशंस पढ़ना है और हर एक के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से वेरी करेगी वो जानना है। देन उसका जनरल एक्सप्रेशन मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, और आई शुड राइट टाइम इनवर्स, ओके। ये इसका जनरल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना है कि अगर हमारी कोई भी ऑर्डर हो तो उस हिसाब से हम रेट कांस्टेंट का किस तरह से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है, ये पढ़ना है। देन अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आ जाती है पढ़ने की वो है आपकी डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ये आपको पढ़ना है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये जो रेट लॉ है इनके न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इसमें से एक न्यूमेरिकल आ जाता है आपका रेट लॉ लिखने वाला, ठीक है, या ओवरऑल रेट बताने वाला कि इसकी बताओ ओवरऑल रेट क्या होगी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन वाला मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में है आपका इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। इफेक्ट वही जो आपके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स में आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। जनरल एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द पावर n, ठीक है, वेयर के इज द रिएक्शन रेट कांस्टेंट और द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है, एंड n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो गया। देन फिफ्थ वाला पॉइंट भी हमने बात कर ली थी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस इक्वेशन, ऑर्डर एज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटली निकलता है, ऑर्डर को हम सिंपली स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं रिएक्टेंट्स के उन्हें ऐड करके नहीं निकालते हैं, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल होता है, ये पता होना चाहिए। देन अलग अलग, इसमें अलग अलग में आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का तो आना ही चाहिए। रेट लॉ का एक्सप्रेशन किस तरह से लिखते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती हैं, और ग्राफ अगर आपको प्लॉट करने को कहते तो किस तरह से ग्राफ प्लॉट होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको सेकंड ऑर्डर के लिए कह दूं तो सेकंड ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल्स टू, अगर ए गिविंग प्रोडक्ट है एंड के कांस्टेंट है तो रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर n, और अगर ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है मींस के रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, देन इससे आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन किस तरह से बनेगा, इंटीग्रेशन करके वो आपको लिखना आना चाहिए और साथ ही इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें फैक्टर आता है वो है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ क्या होती है और किस तरह से हम अलग अलग रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालते हैं, और साथ ही हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन क्या है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए और nth ऑर्डर के लिए, कि अगर nth ऑर्डर कोई भी ऑर्डर आ जाए तो आप उसके लिए रेट लॉ लिख सको, रेट लॉ कहते हैं रेट कांस्टेंट की आप एक्सप्रेशन लिख सको और हाफ लाइफ भी कैलकुलेट करके बता सको, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है हाफ लाइफ का। किसका, हाफ लाइफ का, टी हाफ, ये आपको पढ़ना है, ठीक है।
टी हाफ, जैसे कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो होती है हाफ लाइफ वो होती है ln2 बाई रेट कांस्टेंट के, है ना। तो अगर इसमें आपको क्या कहेगा, हाफ लाइफ कैलकुलेट करने को बोल देगा तो आप हाफ लाइफ इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। सेकंड चीज़ आपको बोल देगा बताओ इसमें कॉन्सेंट्रेशन से किस तरह से डिपेंड करती है, तो ये इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। एंड आपको इससे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करा सकता है हाफ लाइफ का डेटा देके, वो आप निकाल लोगे। इतना पार्ट क्लियर होगा आई होप। आगे मूव करते हैं इसमें। अगर हम इसमें आगे मूव करेंगे तो आ जाता है आपका डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, ठीक है ना, एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड। इस पर से प्रॉब्लम आ जाती है। तो टाइप 1 प्रॉब्लम तो आपकी रेट लॉस से आ गई, टाइप 2 प्रॉब्लम आपकी हाफ लाइफ से आ गई, ठीक है ना। देन मॉलिक्युलैरिटी वाली चीज़ हमने डिस्कस कर ही ली है ऑलरेडी, ओके। देन जो चीज़ आती है वो आती है आपके अलग अलग तरीके से आप किस तरह से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो या फिर रेट कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आपका इनिशियल रेट मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, अलग अलग तरीके हैं आपके कैलकुलेट करने के, ठीक है ना, वो आप कर सकते हो। देन है अगली चीज़ आती है सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में, ठीक है, इतना पोर्शन है। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। अब ये आपका अलग टॉपिक चला जाता है। तो हमने अगर हम रिकैप करें तो इस पार्ट में हम लोगों ने रेट लॉ की बात करी, रेट कांस्टेंट की बात करी, उनकी यूनिट्स की बात करी, हाफ लाइफ की बात करी, और सबके 0, 1, 2 सारे ऑर्डर्स के ग्राफ की बात करी कि किसी के में भी ग्राफ है तो ग्राफ को कैलकुलेट कर पाए। देन हाफ लाइफ की बात हो गई, है ना। अब है आपकी अगली चीज़ जो कि एनर्जी का कंसेप्ट आ जाता है। अच्छा, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर में आप जो है एस्टर की रिएक्शन याद कर सकते हो, ठीक है ना, बताइए याद कर लो, आता नहीं है। और लास्ट में हमने बात करी थी कैलकुलेट करने की रेट लॉ, रेट कांस्टेंट वगैरह को ग्राफिकल मेथड, इनिशियल रेट मेथड, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड से, इनिशियल रेट मेथड से आप कैलकुलेट कर लो। ज़्यादा इसमें डिटेल में पूछेगा नहीं, आप एक दो मेथड देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इनका ग्राफ किस तरह से बनता है। सपोज करो किसी का ग्राफ इस तरह से आ रहा है एंड किसी का ग्राफ इस तरह से आ रहा है, तो आपसे पूछ सकता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, या आपको कैलकुलेट करा सकता है डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, ठीक है ना, ये आपका आ सकता है कैलकुलेट करने को। नेक्स्ट है आपका अरेनियस इक्वेशन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैरियर। किस तरह से है ये कंसेप्ट काम करता है, इस तरह से जैसे आपको सपोज करो रिएक्शन है, ठीक है, और ये जा रही है, तो इसे ये जो है ये हो गई आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये पूरी एनर्जी हो गई, ये हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हो गई एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये हो गई एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो कितनी एनर्जी चाहिए कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए, ये कैलकुलेट करना। देन अरेनियस इक्वेशन, ठीक है, अरेनियस इक्वेशन आ जाएगी आपकी इसके अंदर, और उस पर क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अरेनियस इक्वेशन पर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें टेम्परेचर कैलकुलेट करा लेता है अलग अलग रिएक्शन के लिए, एंड ग्राफ के बारे में भी पूछ लेता है उसमें, ओके। एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट, अरेनियस इक्वेशन का कंसेप्ट आ जाता है, ओके। इसमें हमारी मोस्ट फेमस इक्वेशन आ जाती है काइनेटिक्स की, जो है हमारी K इज टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यानी दिस इज नोन एज Arrhenius equation where A is the Arrhenius factor and EA is the activation energy, okay. A is the frequency factor or Arrhenius factor you can say. Then इससे कैलकुलेट करना अलग अलग रेट कांस्टेंट को, और या फिर अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या होगा वो आ जाएगा। इसमें आपकी अगर आप इसे इसमें ln लोगे तो ln करके K2/K1 का एक्सप्रेशन आता है, उससे वो आप निकाल सकते हो। ये वाले क्वेश्चन आते हैं जो ये हो गया हमारा, इससे कवर 8th पार्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, अरेनियस इक्वेशन, मीनिंग ऑफ द सिंबल्स, evaluation of EA from the graph, meaning of the slope, conversion from exponential to log form, relationship between increase in temperature and the number of collisions.
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल आ ही आ जाता है और 90% से ज़्यादा चांसेस हैं इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे आपको बोल देगा इफ़ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 1.6 into 10⁻⁻9 and 1.9 into 10⁻⁵ at two different temperatures T1 and T2. Then calculate the energy of activation for the reaction for the T1 being 300 Kelvin or something like that. तो आपको T2 कैलकुलेट करवा देगा वो। तो इसके लिए सिंपल सी इक्वेशन आ जाती है ln K2/K1 इज इक्वल्स टू -EA/R 1/T2 - 1/T1। इस इक्वेशन को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ये इस पर न्यूमेरिकल आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है ज़्यादा ऑर्डर में, बाकी तो आपका कर ही लोगे आप। यही था आपका, अगर हम रिकैप करें तो आपका रेट लॉ हो गया इसमें से पढ़ने के लिए। देन आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, इनकी सबकी यूनिट, सबके ग्राफ, 0.2 सबके रेट लॉ के एक्सप्रेशंस, देन आपके हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन, देन आपकी आर्रीनियस इक्वेशन, उसके न्यूमेरिकल्स, एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट, हर एक का ऑर्डर निकालना। ठीक है ना, देन कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट लॉ को, वो सब ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन जो है आपके कैटलिस्ट का रोल, टेम्परेचर का रोल, देन कोलिजन थ्योरी। ठीक है ना, किस तरह से क्या इफेक्टिव कोलिजन्स कौन से होते हैं, इसमें आपकी ओरिएंटेशन पर किस तरह से डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें होंगी। यही आपको काइनेटिक्स में पढ़ना है, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आगे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका है वो है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री में आप डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें। सरफेस केमिस्ट्री में बात करें तो पहली चीज़ आ जाती है आपकी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन दोनों की डेफिनेशन। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स। देन इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन, किस तरह से इनमें डिफरेंस होता है, वो आपको डिफरेंस पूछ सकता है, क्वेश्चन दे सकता है। देन फिजिक्स ऑप्शन एंड केम्स ऑप्शन। ठीक है, इनके डिफरेंस और इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर, देन टाइप ऑफ द रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब चीज़ों के बेसिस पर पूछ सकते हैं। सॉप्शन क्या होता है, डिसॉप्शन क्या होता है, देन एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होती है, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। देन आपके हैं नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज एंड सॉलिड्स, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एड्जॉर्प्शन को। देन आपके कोलॉइड्स, कोलॉइड्स में थॉमस ग्राहम क्लासिफाइड द सब्सटेंसेस ऑफ क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। देन है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स में आपके नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट, प्रेशर का किस तरह से ग्राफ बनता है, इस तरह से आपको प्रेशर का ग्राफ बनता है, वो ग्राफ के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है ना, देन अलग अलग फैक्टर्स आपको पढ़ने हैं एड्जॉर्प्शन के, टेम्परेचर का रोल इरिवर्सिबल है कि नहीं, प्रेशर का क्या रोल है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और दोनों के ग्राफ किस तरह से बनते हैं, एक का ग्राफ इसी तरह से बनता है और एक का ग्राफ इस तरह से बनता है, तो दोनों के आपको ग्राफ भी पता होने चाहिए। देन अगली चीज़ है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स में आपको पता होना चाहिए फ्रेंडलिच, आइसोथर्म, ठीक है ना, एंड लैंगमूर। लैंगमूर आपका ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, तो आप इसके बाद एक एक्सप्रेशन याद कर लेना, इसके बारे में पूछा नहीं जाता है, नहीं आएगा, तो आप एक जस्ट एक्सप्रेशन याद कर सकते हो, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आपका कोलॉइडल स्टेट हो गई। ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होते हैं, इन सॉल्ट्स में जो है आपके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, गैस गैस, एरोसॉल्स, इन सब के बारे में आपको भर भर के पूछा जाता है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है ना, नेक्स्ट है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड, क्लासिफिकेशन एज माइक्रो मैक्रोन एसोसिएटेड कोलॉइड, ये पढ़ना है। टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, कोऑगुलेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन सब के बारे में पढ़ना है। पहले काफ़ी ज़्यादा चीज़ थी, होमोजीनियस कैटालिसिस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस भी था, ये पार्ट जो है आपका अब नहीं है। ठीक है, पहले होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस भी था, अब वो पार्ट नहीं पढ़ना है, अब आपको बस कोलॉइड्स के बारे में पढ़ना है एंड उससे सब कुछ हो जाएगा। पहले जियोलाइट्स भी थे, एंजाइम कैटालिसिस, लॉक एंड की मैकेनिज्म सब कुछ होता था, अब वो चीज़ें नहीं हैं।
देन है आपकी कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, ब्राउनिंग मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, कोआगुलेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इनमें ये जो है इनमें क्वेश्चंस आ जाते हैं कोआगुलेशन में, इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हार्डे-यूजर रूल। ये पढ़ते जाना है, और गोल्ड नंबर इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है और आई आ जाएगी। ठीक है, तो हम अगर इसमें समराइज करें तो हमारे को कोलॉइड्स पढ़ने हैं। कोलॉइड्स क्या होते हैं, देन डिस्पर्जन सिस्टम्स क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशंस क्या होती हैं, इनकी रेंज क्या होती है, कितने नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर तक होती है, ये पता होने चाहिए। देन उनके बीच में डिफरेंस प्रॉपर्टी वाइज, जैसे पार्टिकल साइज के बेसिस पर, नेचर के बेसिस पर, विजिबिलिटी के बेसिस पर, सब बेसिस पर। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है आपको कोलॉइडल सिस्टम्स में ये पता होना ज़रूरी है, हर एक के एक एग्जांपल में सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस, हर एक में ये पता होना चाहिए कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है आपकी और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है। ये दोनों चीज़ें पता होना ज़रूरी है क्योंकि इनके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं। देन लायोफिलिक सॉल्ट्स और लायोफोबिक सॉल्ट्स, ठीक है, इन सब के बारे में एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक कौन से होते हैं, हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल कौन से होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, जैसे हाइड्रेशन इनका, रिवर्सिबिलिटी नेचर, देन विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इनके बेसिस पर डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो लायोफोबिक और लायोफिलिक के बीच में अब ज़्यादा क्योंकि सिलेबस नहीं है तो चीज़ें जिनमें से जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे वो बढ़ जाती हैं। ठीक है ना, तो वो हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर कोलॉइड्स, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, मिशेल्स जो हैं अब सिलेबस में नहीं है, पहले मिशेल्स होते थे सिलेबस में, अब वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें जो है हार्डे-यूजर रूल, एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड इन डेली लाइफ। ठीक है ना, कहाँ कहाँ आपके कोलॉइड के सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं, कहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली बात तो ब्राउनियन मूवमेंट पे क्वेश्चन है, काइनेटिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पर आ गए। देन टिंडल इफेक्ट में आपका जो है इस पर डेफिनेशन आती है और इसका जो डायग्राम है वो भी आ जाता है कि इस तरह से आपको कोन देखने को मिलता है। ठीक है ना, टिंडल का कोन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है आपका गोल्ड नंबर के बेसिस पर। देन फ्लोकुलेशन वैल्यू है ना, देन हार्डे-यूजर रूल और किस तरह से वो वैलेंसी पर डिपेंड करता है, यानी अगर आपको मैं Al3 पॉजिटिव दे दूं और Ba2 पॉजिटिव दे दूं तो ये बताइए अब उसके बेसिस पर कि कितनी कोआगुलेशन पावर होगी, उस पर आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ जाती है इसकी आर्टिफिशियल रेन में, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले भी। सेकंड है स्मोक स्क्रीन्स में। देन है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में किस तरह से है, फूड मेडिसिन में किस तरह से है। ये 3-4 एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने बोली है वो तो करनी है, बाकी आप खुद भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, देन इमल्शंस भी आपके सिलेबस में नहीं है, पहले इमल्शंस होते थे, ऑयल वाटर, वाटर, जिस तरह से इमल्सिफायर्स का रोल है अब वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, वो कट शॉर्ट हो गया है। इससे ही हम जो है इस वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम बाकी चैप्टर्स का देखेंगे, मेनली ऑर्गेनिक पोर्शन है तो उस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसका हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं और हमारे सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और अगली वीडियो के लिए तैयार रहना। अगली वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।